हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आपको जितनी भी क्लासेस हमने अभी तक करवाई हैं सारी इंटरेस्टिंग लगी हों एंड आई होप आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी समझ में आ गए हों. हाउ डज द इंडियन ओशन डायपोल वर्क एंड हाउ इट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ एल नीनो. हाउएवर, एल नीनो पढ़ाने से पहले मैंने ऑलरेडी इंडियन ओशन डायपोल इसलिए पढ़ा दिया था बिकॉज ऑफ कोर्स वो इंडियन नीना के नाम से जाना जाता है. अब एल नीनो का अलग से भी इम्पैक्ट होता है इंडियन मॉनसून पर, और इस पर पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेटोलॉजी इन ज्योग्राफी, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड because UPSC is a happy blend or a mixture of conceptual clarity as well as factual understanding. तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि वैसे तो ओशन से रिलेटेड है पर इसे हम क्लाइमेटोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में इसे कवर करते हैं. रीज़न बीइंग कि इसका बाय एंड लार्ज देयर इज अ बिग इम्पैक्ट ऑफ द ओशनिक टेम्परेचर्स ऑन द एटमॉस्फेयर. And we are going to talk about this very important topic, as you can see, the El Nino Southern Oscillation. What is the El Nino Southern Oscillation? And mind you, I have used this word, El Nino Southern Oscillation. बहुत बार आपको लगता होगा एल नीनो क्यों नहीं बोल रहे हैं. टीचर्स एल नीनो बोलने से थोड़ा सा बचते हैं. रीज़न बीइंग कि एल नीनो इनफैक्ट एक बहुत ही लार्ज स्केल फिनोमिना का छोटा सा पार्ट है. हाँ, आप इसे साइनोनिमसली यूज़ करते हुए बहुत बार लोगों को देखेंगे कि एल नीनो और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एक ही चीज़ है, बट इसमें कुछ बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना. इसीलिए मैंने यूज़ किया है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. सो आई होप आपने अपने नोटबुक्स एंड पेन्स तैयार कर ली हो एंड आई होप आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी बिकॉज आई हैव वर्कड वेरी मच फॉर दिस. आई हैव रिसर्च्ड एंड एनालाइज द रीसेंट डेटा, द रीसेंट अंडरस्टैंडिंग. इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो हाल में अभी आप स्मॉग का इशू देख रहे हैं, टॉक्सिक स्मॉग जो चल रही है, ये साउथ एशियन स्मॉग है, इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है. द क्लाउड हैज़ बिकम सो बिग दैट इट इज़ इवन विजिबल फ्रॉम आउटर स्पेस. सैटेलाइट इमेजेस आई हैं और ये साउथ एशिया को पूरी तरह से कवर कर चुकी हैं. दैट मीन्स जो न्यू दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय कितना पहुंच चुका है, एज एन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, 500 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है. ये सिवियर प्लस कैटेगरी में आ चुका है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सिवेरिटी ऑफ इट, GRAP स्टेज 4 भी आ चुका है, 3rd लगा है और 4 भी आ चुका है. यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है न्यू दिल्ली का. एंड माइंड यू, बोथ दीज कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर एक्चुअली चोकिंग ऑन ईच अदर्स इशू. दैट मीन्स जो लाहौर में इशू चल रहा है स्मॉग का, वैसे ही न्यू दिल्ली में स्मॉग का इशू चल रहा है. इंटरेस्टिंग, इजंट इट? एंड इट इज रिलेटेड टू ला नीना, which is a part of the El Nino Southern Oscillation. So this class is going to be extremely important. From the perspective of current affairs, I have also taken into consideration the recent developments. तो एक एक करके हर चीज़ समझेंगे, ठीक है. इंटरेस्टिंगली इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा एक योगदान है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन समझने में. उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. आपने शायद वॉकर सेल के बारे में सुना होगा, राइट? वॉकर सेल एक्चुअली गिलबर्ट वॉकर ने सजेस्ट किया था और ये तब सजेस्ट किया गया था जब वो इंडिया में काम कर रहे थे 1920s में. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ दिस क्लास ऑल द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर. चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स इसके ही अंडर हम कवर करेंगे. बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी और वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी. आपको नोट डाउन करते रहना है. पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे. मैं यहाँ नोट्स भी लिखवाऊंगी आपको विथ डिक्टेशन एंड ऑल्सो डिक्शन के साथ भी लिखवाऊंगी, डिक्टेशन के साथ भी लिखवाऊंगी. कंटिन्यूसली बने रहिएगा, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर स्पेसिफिकली अंडर द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. नाउ ऑफ कोर्स, whenever we are talking about all these things, many basic things have to be understood. पहली बात, what is the ENSO phenomena क्या है, ठीक है, प्लस इसके कितने phases हैं. We are going to talk about the phases of it. How many phases are there? Now, after that we will cover what is the mechanism. मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से डेवलप होता है, ऑफ डेवलपमेंट, ठीक.
Thereafter, what are the impacts of it specifically on the Indian monsoon? What are the impacts? तो क्या क्या impacts हैं, इंडियन मानसून कैसे impact होते हैं? Phases में हमें याद रखना है, we are going to understand both La Nina and El Nino and the neutral phase. तो बेसिकली 3 फेज होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अभी जब कंटिन्यू करेंगे. सो El Nino is one phase, then we have La Nina. It's actually El Nino, okay, in Spanish. That is how we pronounce it, and the other one is La Nina. And then we have the neutral phase. We are going to understand all these phases. ठीक है. Thereafter, we are going to talk about what is the mechanism and what are the impacts. This will relate to specifically Indian monsoon. However, we are also going to talk about the impacts when it comes to the Peruvian and Ecuador coast, specifically in South America. साथ ही साथ we are also going to understand how does it impact Australia and Indonesia. So most importantly, these regions are very important. So we are going to talk about them more. All right. So Indian monsoon प्लस अदर रीजन्स. अब अदर रीजन्स में मैंने आपको बता दिया साउथ अमेरिकन impact, what will be the impacts on Australia, and thereafter India. After that, we are going to talk about the Walker cell. Of course, Walker cell is important. तो Walker cell के बारे में बात करेंगे. This was named after, of course, Gilbert Walker. Very important for us to know about him as well. गिलबर्ट वॉकर ने ये नाम दिया था वॉकर सेल का. और उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. उसके बाद एक फुल पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी. However, the problem is scientists have not conducted a lot of study right now on El Nino because interestingly 1900 से अभी तक स्पेसिफिकली हमें समझ में आता है कि 26 एल नीनो इवेंट्स हो चुके हैं, बट इसके बारे में प्रॉपर रूप से वी स्टडीड ओनली इन द ईयर 1986. Before that, we had an understanding of regional phenomena, but it was only in the year 1986 that we understood that these phenomena can be connected to the unusual warming of the Eastern Pacific waters. So we are going to talk about that. All right. So Gilbert Walker की वजह से Walker cell आया है. What is this cell? This cell is actually the atmospheric cell. एटमॉस्फेरिक सेल आपने पढ़ा है पहले भी. एटमॉस्फेरिक सेल में हेडली सेल, फेरल सेल, ये पोलर सेल, ये सारे एटमॉस्फेरिक सेल है ना. तो एटमॉस्फेरिक सेल है वॉकर सेल, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो इम्पैक्ट्स भी आप जब पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल फैसेट्स होंगे इसमें. क्या इम्पैक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पे, क्या इम्पैक्ट्स होते हैं डिजीज़ेस पे, क्या इम्पैक्ट्स होते हैं मॉनसून से रिलेटेड एग्रीकल्चर में, ये सारी चीज़ें आप इम्पैक्ट्स में पढ़ेंगे. ऑलराइट. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. जो भी इंपॉर्टेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगी. एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी, यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग. नाउ एज आई सेड दैट देयर आर these expectations that I have set. By the end of this class ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. Stay connected. This is going to be a really interesting class. चलिए, let's talk about certain key aspects. Before that, कि सबसे पहले क्या होता है, ये कुछ 4 चीज़ें जो आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए. अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं that's not a problem because I am going to make you understand in very brief and yet very interesting terms what is the concept of air mass, what is a pressure system. Thereafter we are going to talk about the atmospheric cell, what is the water cycle and trade winds. ये बहुत easy हैं concepts. जिन्होंने इनफैक्ट ज्योग्राफी पहली बार कभी नहीं पढ़ी, आज पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, then also it is going to be extremely important for you. All right, so let's talk about air mass and pressure system. Now, what is an air mass? Basically, if I have to put it in very simple terms, we know that at any surface, for example, this could be either a land or a sea surface. A land surface or a sea surface. दोनों हो सकता है. And we know that there is a pressure system that is created due to the difference in heating. मान लीजिए land, more penetration of heat takes place here and the land gets easily heated up. तो जो भी उसके ऊपर air present होगी उसी लैंड की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेती है. सिमिलरली सी में जिस तरह का टेम्परेचर होगा उसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर का एयर ले लेगा. और जैसा कैरेक्टरिस्टिक एक किसी भी सरफेस का होता है उसी कैरेक्टरिस्टिक जैसा ऊपर का एयर हो जाता है तो वो एक एयर मास बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट सी मान लीजिए टेम्परेचर इज वेरी हॉट फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बिकम 30 डिग्री सेल्सियस.
तो यहाँ पे किस तरह का प्रेशर क्रिएट होगा? व्हेन देयर विल बी मोर पेनिट्रेशन ऑफ हीट, द हीट will make it possible for the water to evaporate. वाटर evaporate होगा, एयर सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाने लगेगा. इवेपोरेशन की वजह से जो यहाँ पे एयर सिस्टम है वो मॉइस्चर कलेक्ट करेगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा. एंड व्हेन दैट हैपन्स, यहाँ पे एयर मास क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठने लगेगी. और क्योंकि ये एयर मास ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहाँ पे ये सरफेस पे लो प्रेशर डालेगी, है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ चली गई, इट हैज मूव्ड अप. नाउ व्हाट विल हैपन? दैट दिस एयर प्रेशर will not be too much on the sea surface. That is why it will create low pressure. So the air is heating up, expanding and moving up, creating moisture as well, taking moisture as well up with it. तो यहाँ पे low pressure create हो गया, low pressure. Similarly, मान लीजिए this wind, this moving air or wind goes up and cools down. And when it cools down, it starts to descend. ये नीचे की तरफ आने लगेगी. And क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है, it will start providing more pressure on the land. And this air mass, which will be heavy, will create high pressure. So this is important for you to understand before we move on to the El Nino Southern Oscillation. So I hope you have understood how the air mass happens or develops and how the pressure system develops. जहाँ पे ज़्यादा हीटिंग है वहाँ एयर ऊपर जाएगी, लो प्रेशर, फिर वो कूल होके नीचे आएगी, सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर करेगी, दैट विल बी हाई प्रेशर. देयर आफ्टर लेट्स टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक सेल. हमने पढ़ा ही है इसके बारे में पहले की क्लासेस में भी. वी हैव स्टडीड अबाउट द फेरल सेल, हैडली सेल. सिमिलरली वी हैव द वॉकर सेल. एंड माइंड यू, आई टोल्ड यू दैट दिस वॉकर सेल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर गिलबर्ट वॉकर. ही वॉज एन इंग्लिश क्लाइमेटोलॉजिस्ट, a statistician as well. ये इंडिया में ही काम कर रहे थे back in the 1920s when he suggested that there is some problem, some kind of oscillation which was known as later the Southern Oscillation. इसको Southern Oscillation का नाम दिया था इन्होंने. He is the man behind everything we know of El Nino Southern Oscillation. So Gilbert Walker, he talked about Southern Oscillation. इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. However, you must know about him. Alright, he was working in India 1920s में when he suggested that there is a difference of pressure system in the Indian Ocean and the Pacific Ocean. So what is this difference? ये भी हम आपको बताएंगे. Alright, so now as I told you, atmospheric cell, Walker cell exactly we are going to talk about that. However, atmospheric cell is a cell which is developed due to the pressure differences and temperature differences. यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था that when this warm air rises up and then cools down and comes back, again it goes down, warms up, rises up, warms up, rises up, cools down, comes back. Again similarly ये loop जो create हो रहा है इसी को हम atmospheric cell कहते हैं. और यही atmospheric cell कहीं का एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट करता है. तो वॉकर सेल इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ए सेल. इट इज द वार्मिंग एंड राइजिंग अप ऑफ वार्म एयर, cooling down and descending of it, ascendance, descendance. This creates a loop and this loop is known as a cell. Thereafter, what is a water cycle? Water cycle is basically the cycle in which the water evaporates due to excessive heat, then goes upwards. The water evaporates along with the air, goes upwards, cools and condenses to form clouds. And then these clouds, when they can no more hold water vapor, they will come down as rain or any other form of precipitation. तो ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, वाटर साइकिल. ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए. देन देयर आफ्टर वी हैव द ट्रेड विंड्स. ऑफ कोर्स हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द ट्रेड विंड्स. ट्रेड विंड्स आर द कैरेक्टर जो पूरा का पूरा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन
वर्क ऑन करती है. इट इज़ द we can say the maker of El Nino Southern Oscillation. So we are going to talk about that as well. Here as you can see, ये हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होती हैं, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स एंड क्रिएट्स द Coriolis force, and the Coriolis force actually does the work. Coriolis force क्या करता है? Coriolis force deflects the fluids, alright, and it deflects the fluids in such a manner that they go to the right in the northern hemisphere from their source. अपने source से ये right की तरफ deflect होती हैं in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. So अगर हम बात करेंगे specifically Coriolis force की, तो 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा Coriolis force की वजह से होती हैं. वो है fluids. कोई भी चीज़ अगर fluid होगी यानी कि ये बहती होगी तो ये particularly impact होगी rotation से. Now fluid में 2 चीज़ें हो गई, एक तो ocean currents और एक होती हैं ट्रेड विंड्स. तो ओशन करेंट्स और ट्रेड विंड्स मतलब विंड्स बेसिकली दोनों ही फ्लूइड हैं, बहती हैं आराम से, इसलिए इम्पैक्ट होती हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सदर्न हेमिस्फीयर, एज आई सेड, फ्रॉम द सोर्स दे विल डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट, सो लाइक दिस. ये सदर्न हेमिस्फीयर में है यानी कि इक्वेटर के साउथ में. सिमिलरली फ्रॉम द सोर्स टू द राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स डिफ्लेक्ट होंगी. सो इट विल बी लाइक दिस. अपने सोर्स से ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं. ठीक है. स्पेसिफिकली दिस इज हैपनिंग इन दी हॉर्स लैटिट्यूड्स. ठीक. देयर आफ्टर इफ आई टॉक अबाउट दिस मूवमेंट ऑफ एयर, अब यहाँ पे ईस्ट से चल रही है ना ट्रेड विंड्स. इफ यू टॉक अबाउट द सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट से चल रही हैं, तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ जा रही हैं, तो ये क्या हो गई? ये ईस्टर्लीज हैं. ठीक है. दीज आर दी ईस्टर्लीज एंड यू हैव टू माइंड इट, इट इज बिकॉज ऑफ द Coriolis force. ठीक है. सो एयर मास एंड प्रेशर सिस्टम, एटमॉस्फेरिक सेल, वाटर साइकिल, ट्रेड विंड्स, दीज हैड टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट, तभी हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में बेटा पढ़ पाएंगे. ठीक है. अदरवाइज इट विल नॉट मेक एनी सॉर्ट ऑफ सेंस. नाउ द मेजर कैरेक्टर फॉर अस, लेट्स बिगिन our most important topic of the day, that is the El Nino Southern Oscillation. What is the El Nino Southern Oscillation and why is it important to understand about it? In fact, इसे मास्टर वेदर मेकर कहा जाता है. एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में बहुत अच्छी बातें हमने सुनी हैं कि पहली बात तो दिस इज द मास्टर वेदर मेकर, मास्टर वेदर मेकर है, and it is one of the least understood even today. It is very complex, but still we understand the mechanism. We do not properly understand what are the exact factors that are making this El Nino Southern Oscillation happen. But whatever we understand as of now, ये enough है आपकी UPSC के लिए और conceptual understanding के लिए. Similarly, अगर हम इसकी बात करें, ये actually 17th century में सबसे पहले observe की गई थी by, of course, Peruvian fishermen. It was the Peruvian fishermen who observed it and talked about it. However, यहाँ पे ठीक से अंडरस्टैंडिंग जो इसकी रिकॉर्ड करके स्टडी की गई है वो 1986 से ही बिगिन हुई है. इनफैक्ट अगर 1900 से आज तक की बात करें तो 26 टाइम्स हमने देखा है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन को होते हुए. ENSO, that is known as ENSO. And this because has occurred during the times of Christmas in near Peru. अगर हम पेरू की बात करें, ये क्रिसमस के टाइम के आसपास डेवलप हुई थी. इस वजह से इसका नाम द क्राइस्ट चाइल्ड या लिटिल बॉय रखा गया था. यहाँ पे ये फिनोमेना हुआ था. कौन सा फिनोमेना? अचानक से 17th सेंचुरी में पेरुवियन फिशरमैन सोचते हैं कि पानी इतना ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है. वाई इज देयर एन अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक वाटर्स. नॉर्मली ड्यूरिंग दिस टाइम अ लॉट ऑफ फिश कैच यूज्ड टू अकर, बट द पेरुवियन फिशरमैन थॉट that now there is no fish, there could be some kind of problem. The waters are too warm, there is no upwelling. Upwelling means the coming of the lower colder waters to the surface. There is no upwelling. So what exactly is the problem? So they said that this, let's name it the Christ child or the little boy.
तो यहाँ से ही लिटिल बॉय का नाम आया था, लिटिल बॉय, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे देखा गया था पेरुवियन फिशरमैन्स के थ्रू, विच इज इन साउथ अमेरिका ऑफ कोर्स. सो दैट इज व्हाई दे नेम्ड एज दिस एज द चाइल्ड क्राइस्ट, द चाइल्ड क्राइस्ट. ऑलराइट, दिस इज जस्ट just for understanding. However, इसके बाद धीरे धीरे इस पे और अंडरस्टैंडिंग बनी, फिर बाद में पता चला कि दिस इज सम काइंड ऑफ लार्जर फिनोमेना. We are going to talk about that as well. All right, so 17th century was the time. 1986 proper understanding started to be developed. Understanding and recording. Because उसी से पहले एल नीनो इवेंट हो चुका था 1980 to 84 के बीच में. We are going to talk about that as well. All right, so let's talk about properly the El Nino Southern Oscillation in phase-wise manner. क्या होता है एल नीनो? ये तो मैंने बता दिया, ऐसे मास्टर वेदर मेकर कहते हैं. ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी ओशन टेम्परेचर्स इम्पैक्ट होते हैं, एयर मास, मैंने बताया ना कि सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर कोई एयर का कॉलम होगा वो उसी तरह के कैरेक्टर्स ले लेगा. तो एयर मास इम्पैक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे ओशन और एटमॉस्फेयर की कपलिंग हो जाती है. सो दिस इज एक्चुअली द कपलिंग ऑफ द ओशन एंड द एटमॉस्फेयर. तभी मैंने आपको शुरू में एटमॉस्फेयर ये एयर मास के बारे में बताया था. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट इट. ऑलराइट, सो दिस इज द कपलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मास्टर वेदर मेकर. एनी चेंजेस इन द surface of the surface temperatures of the ocean will have a direct impact on the atmosphere, and that atmospheric circulation will make the weather system. अब भले ही El Nino appears in 1 year, for supposedly if we talk about 2023, which was an El Nino year, however the impacts of it can be felt even today. The unusual warming of India as well, the number of heat waves, the number of heat wave deaths that are happening, the drought-like situations that happened, it all was because of El Nino Southern Oscillation. You will know why. Alright, so thereafter, इसके बाद हम बात करते हैं the phases. See, El Nino occurs in 3 phases. If we have to be specific about it, El Nino actually 3 phase में होता है. El Nino Southern Oscillation. So there is the first phase, which is known as the El Nino phase. This is when there is unusual warming of the eastern Pacific waters. We are going to talk about it on map only. अभी बस आप notes जब बना रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए. Thereafter, unusual warming because in neutral conditions, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है. There is not a lot of divergence in temperature. The second one is the La Nina phase. La Nina phase is exactly the difference of El Nino. The La Nina phase is basically the intense cooling, all right? The intense cooling of the eastern Pacific waters. And then there is the last one, which is the neutral phase. The neutral phase are normal conditions. I will tell you what happens in that. The neutral phase. Okay. So these 3 phases actually dictate how the world is going to fare in terms of atmosphere for the next 3 to 7 years. This is actually true. चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं. एल नीनो फेज क्या होता है, ला नीना फेज क्या होता है और न्यूट्रल फेज क्या होता है. ठीक है. एंड एग्जैक्टली ट्रेड विंड्स का इसमें क्या हाथ होता है, एक एक करके लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉर्मल फेज, न्यूट्रल फेज, क्योंकि न्यूट्रल फेज में यू विल अंडरस्टैंड मच इजीली कि नॉर्मल न्यूट्रल फेज क्या होता है. देखो, near South American coast, specifically near Peru and Ecuador. And keep in mind, I did talk about the Coriolis force which impacts the trade winds. All right. So because we are talking about specifically the southern hemisphere here, equator. This is equator. This is the southern face, southern end of the equator.
Here the trade winds are flowing from east to west. The trade winds flow from east towards the west. So we have the understanding of good speed easterly trade winds. Now we know that near the coast, because wherever there are regions which are near to the land, they get hotter because they are present near the land. This is the normal reason. And certain regions of the Pacific Ocean, mind you, is the second warmest ocean in the world. Pehla kaun hai? First one is the Indian Ocean. I have told this to you. First one is the Indian Ocean, which is the warmest in the world. The second one is the Pacific Ocean. So Pacific Ocean gets pretty warm. Alright. And because Pacific Ocean is the largest ocean in the world, whatever happens here has an impact almost all over the world. From tropical cyclones to hurricanes, from drought to excessive deluge. Everything is the responsibility of El Nino Southern Oscillation. So this is the second warmest ocean in the world. Now what is happening? That here we have good easterly trade winds. So whatever water is warming up in these regions are being pushed by the easterly trade winds, and they are accumulating near Australia and Indonesia. So here, because of the good push that is provided by the easterly trade winds, the warm waters are being pushed over to Australia and Indonesia, and in return, what is happening in this region? Because this region now is bereft of any warm waters, the cold water from below will come to take place of the warm water. तो यहाँ पे नीचे से cold waters will start coming up in order to take the place of the warm waters, and this specific phenomena is known as the upwelling of water. Now ये जो पानी नीचे से आ रहा है, this will also come with a lot of nutrients. These are nutrient rich ones. तो जैसे nutrient rich पानी near the coast of Peru and Chile आता है, what starts to happen? A lot starts to happen. Lot amount of fish comes here and they start feeding on these nutrients. तो Peruvian और Ecuadorian fish industry बहुत ज़्यादा help हो जाती है इनकी. So this is one of the impacts that the Peruvian and Ecuadorian fish industry thrives. ठीक. साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है. यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, राइट? क्यों? बिकॉज एयर मास का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही है. एयर मास जिस सरफेस के ऊपर रहता है बेटा, उसी तरह का वो कैरेक्टरिस्टिक ले लेता है. सो देयर विल बी हाई प्रेशर ओवर हियर. Similarly, if we talk about this region, now this region, due to the warming of the oceans near the Western Pacific region, specifically near Australia and Indonesia, the water will start to evaporate due to excessive heat and the air mass will become in similar characteristic और ये rise up होने लगेगा. Rise up होने के बाद यहाँ पे condensation की process शुरू हो जाएगी and you will see healthy amount of precipitation here. Similarly, the winds or the air mass which is moving upside to the tropospheric level, one part of divergence will be here, diverged winds, and one part of divergence will be towards India. Again, diverged winds. Similarly, there will be a loop which will be created. फिर यहाँ पे cool होके ascendance होने लगेगा wind का, air का. Similarly, फिर से ये ऊपर जाएगा और ये loop create करता रहेगा. And this atmospheric cell is known as the Walker cell. And the trade winds are good. They are helping it. Similarly, they will create a loop over here. यहाँ पे एक loop जो बन गया, यही Walker cell है. And the trade winds, because they are blowing from
ईस्ट टूवर्ड्स द वेस्ट ये और एग्जैजरेट करती चली जाएंगी मॉनसून विंड्स को, यहाँ पे मॉनसून विंड्स को भी हेल्प करेंगी, क्योंकि मॉनसून फिर यहाँ पे बाद में जब क्रिएट होगा दो ब्रांचेस होती है, एक बे ऑफ बंगाल की और एक अरेबियन सी की, तो ये मिक्स होके अच्छा मॉनसून करवाती हैं यहाँ पे, गुड मॉनसून, satisfactory monsoon. But this is a neutral condition. This is happening in a very ideal world. Everything is good. However, this issue, there is an issue when this particular neutral phase ends. ठीक है? And that happens approximately 2 to 7 years. ये न्यूट्रल फेज था. न्यूट्रल फेज में क्या देखा, इधर अपवेलिंग हो रही है, कोल्ड वाटर्स हैं, पेरुवियन करंट भी अच्छा खासा चल रहा है, विच इज अ कोल्ड करंट. देयर आफ्टर हियर वी आर लुकिंग एट the regions of Australia and Indonesia where proper warming up of the waters is happening because the easterly trade winds are pushing these waters and accumulating it over here. There is a pressure difference that has been created. Here low pressure, there high pressure. And a Walker cell which is healthy that has been created. This is named after Gilbert Walker. Alright, thereafter now we are going to talk about the El Nino Southern Oscillation. Southern Oscillation means, now let's talk about the southern oscillation, जो चीज मैंने वहां पे छोड़ी थी. Exactly what happens in southern oscillation. Mr. Gilbert Walker, when he was working in India, he said that there is some kind of seesaw that is being created. Seesaw is a swing, right? कुछ इस तरह से seesaw होता है. One goes down, another one goes up. So there was a seesaw condition that he saw when he was working in India. He specifically said that there is some kind of pressure difference, और ये pressure difference southern oscillation का one of the most important feature है. Southern oscillation here means when there is high pressure in the tropical, अब ये याद रखिएगा, we are using the word tropical over here because whatever is happening near the tropics, between the tropics, not the entire Pacific Ocean. Alright, so he said when there is a high pressure system in Pacific, in tropical Pacific, a low pressure system gets created. Here, there will be a low pressure system that gets created in the Indian Ocean. Okay? तो उन्होंने ये कहा, एक चीज इन्होंने सर्दर्न ऑसिलेशन के बारे में ये फीचर पॉइंट आउट किया, जब हाई प्रेशर उधर क्रिएट हुआ, इधर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और कभी कभी कंडीशन रिवर्स हो जाती है. वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इन द पैसिफिक, ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन्स एंड इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन्स, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन रीजन रिवर्स कंडीशन. सो ट्रॉपिकल एंड ऑफ कोर्स द इक्वेटोरियल रीजन्स देयर इज अ डिफरेंस, अ सीसॉ कंडीशन, रिवर्स भी होती है. सो दिस वाज द सदर्न ऑसिलेशन फॉर हिम. Second, he pointed out that whenever there is a warming of the coastal waters in South America, so warming of the coastal waters जब होती है, तो what kind of pressure gets created over here? A low pressure system gets created. Again, air mass का पूरा concept था. So southern oscillation is nothing but this only, a seesaw condition that happens and oscillates. Oscillates means to change. Southern oscillation means to oscillate near South America, because this was happening, that is why southern oscillation. So Gilbert Walker, when he was actually present in India between 1920 to 1923, he understood this pattern. He was working on the Asian climates, and then he suggested that there is a southern oscillation. After many years, in 1986, there was an understanding कि ये जो regional phenomena हो रहे हैं, they are actually not local, they are actually well connected to each other. तभी फिर El Nino Southern Oscillation पे बात होनी शुरू हुई. So this was the neutral phase. All right, let me just point it out to you over here. This is the neutral phase. NP. Okay, remember NP is neutral phase. Then let's talk about the another very important one, which is the El Nino Southern Oscillation 1 El Nino phase. Now we are talking about the El Nino phase. As I told you, what is El Nino? El Nino is the unusual warming of the Eastern Pacific waters. So an unusual warming occurs of the Eastern
Pacific waters. And why does this happen? What is the reason for it? For some reason, the trade winds were responsible, the easterly trade winds were responsible for pushing the accumulated waters near the equator in the Pacific Ocean towards the Australian region and Indonesian region. But the trade winds start to weaken up. That means trade winds के weakening की वजह से ये waters यहीं पे रुक जाते हैं. So reason is, for some reason, the trade winds get weakened. And because of that, the waters which were supposed to be carried by the trade winds to this region were accumulating. They were trying कि यहाँ तक पहुँच जाते हैं, but फिर क्या होता है, फिर से ये पीछे चले जाते हैं. They get pushed back. And when that happens, the entire condition gets reversed. यहाँ पे सिमिलर इशू सिमिलर सिचुएशन जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में हो रही थी, क्या हो रहा था यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हो रही थी, वॉकर सेल यहाँ बन रही थी, वॉकर सर्कुलेशन यहाँ हो रहा था. बट अब ये वॉकर सर्कुलेशन कुछ बीच में होगा. अगर आप देखेंगे अभी इस मैप में, मैं आपको दिखाऊंगी, व्हेन आई विल शो यू, यू विल अंडरस्टैंड हाउ डज इट हैपन. नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन, स्पेसिफिकली नियर दीज रीजन्स, we will see that the warm waters get accumulated. When the warm waters get accumulated, there is no upwelling, क्योंकि इन्होंने space छोड़ा ही नहीं, तो there will be no upwelling of water, cold water. Now, the fish which were dependent upon these cold waters for their food, they will do one thing. Either they will do either of the two things. Either they will collapse and die because of the change in temperature and starvation, or they will migrate to some other place. तो यहाँ पे पेरुवियन फिश इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है. एल नीनो एग्जैक्टली कैसे आता है, कब आता है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं गया है, इस पर ज़्यादा हमारे पास रिसर्च नहीं है. हाउएवर वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट इट हैपन्स बिटवीन 2 to 7 years. हाउएवर रीसेंट स्टडीज हैव सजेस्टेड कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और एग्जैजरेट हो रहा है, शायद और जल्दी जल्दी आ रहा है, बिकॉज इट वॉज ओनली इन द ईयर 14 to 16 दैट वी सॉ इट. देयर आफ्टर अगेन इन 2023 इट केम. It can happen that in the next 5 years we will see it again. So El Nino is exactly not studied well enough how we are going to predict it. Once there is an unusual warming of the waters, जब हम देखते हैं कि 0.5 डिग्री सेल्सियस से लगातार 5 months एक इंक्रीमेंट देखा जा रहा है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाटर्स में, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट एल नीनो इज डेवलपिंग. सो दिस पर्टिकुलर इशू हैपन्स एंड ये जो सर्कुलेशन है क्या होगा, अब ये रिवर्स हो जाएगा. यहां से लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होने लगेगा इन दीज मेनी रीजन्स. कुछ इन रीजन्स में warm air is rising up, condensation happens and precipitation starts to happen. ठीक है. And now again descendants, again ascendants, the Walker circulation is created near here. So Walker circulation or Walker cell has been created over here, which has many ill impacts. पहली बात तो deluge आएगा, deluge यानी कि flood आएगा in these many regions. deluge भी आएगा. दूसरा, क्योंकि यहाँ warm waters हैं, fish catch will get reduced. Fish catch will come down. Because of excessive deluge and flooding, diseases such as Zika और वेक्टर बॉर्न डिजीज, जितनी भी मच्छर से या वेक्टर से डिजीजेस होती हैं, डेंगी, जीका, मलेरिया, दीज विल राइज एंड दिस इज़ अ रियली बैड सिचुएशन. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी कुछ पिछले साल ही इंडिया ने इन कंट्रीज़ में भेजी थी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में. एक्सेसिव इशू ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज, वायरल इन्फेक्शन स्टार्टेड टू टेक प्लेस. सो दिस हैपेंड. इकोनॉमी डाउन होने लगती है. ठीक है. अब यहाँ पे बिकॉज वी सॉ दैट बिकॉज ऑफ द वॉकर सेल इटसेल्फ देयर इज अ डाइवर्जेंस एंड इंडियन मॉनसून गेट्स हेल्प इन न्यूट्रल फेज when the wind is diverged to India in two branches. एक इधर एक branch है, एक उधर एक branch है. But now because the Walker cell has gotten developed over here, the divergence of the winds are not very far enough. Okay, the divergence of the winds are not very far enough. That is why drought like situation occurs.
drought-like situation. However, if there is an El Nino here, but Indian Ocean में Indian Ocean dipole पॉजिटिव है, इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो अच्छा मॉनसून आएगा. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है, सो वॉच दैट क्लास ऑल्सो. नाउ देयर इज ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ मैस्करीन हाई ओवर हियर. जब मैंने मॉनसून इंडियन पढ़ाया था, मैस्करीन हाई यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, यानी कि दिस इज अ हाई प्रेशर एरिया. एंड बिकॉज ऑफ द मूविंग अप ऑफ द एयर मास इन दिस रीजन, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. अब हमें पता है विंड मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस. मैस्करीन हाई विच कुड हैव हेल्प्ड, here also low pressure was created during the times of monsoon. Mascarene high which could have helped Indian monsoon by pushing the southwest monsoon here, it starts moving towards this low pressure region. एक तो ये, दूसरा डाइवर्स्ड विंड यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, ट्रेड विंड्स वीक हो चुकी हैं, इसी वजह से यहाँ पे भी मॉनसून इम्पैक्ट होता है. सो देयर इज फर्स्ट ड्रॉट लाइक कंडीशंस हियर, ड्राई कंडीशंस हियर. बहुत अच्छी मॉनसून नहीं देख पाता है इंडिया इस टाइम पे, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के एल नीनो फेज में. एंड क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर रहता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर्स की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है. ठीक है. एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड टूवर्ड्स दिस रीजन, हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ की एयर मास ड्राई रह जाती है. सो दिस रीजन ऑल्सो लुक्स एट ड्रॉट कंडीशंस. तो इस तरह से एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हैपेंस इन द एल नीनो फेज. दिस इज द एल नीनो फेज, अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक वाटर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी इम्पैक्ट्स आर हैपनिंग. तो ये एग्जैक्टली इंडियन मानसून को ऐसे इम्पैक्ट करता है. हाउएवर इंडियन ओशन डायपोल अच्छा है तो इंडियन मानसून विल बी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ द और द फेज ऑफ द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, which is of course the La Nina phase. अभी मैंने आपको कुछ समय पहले I have told this to you that the La Nina phase is exactly a phase in which the reverse happens. Too much cold water over there. Unusual cooling of the Eastern Pacific waters. Right? So what happens? Again, trade winds have to come here. The easterly trade winds. The easterly trade winds for some reason become too strong. So first factor is the easterly trade winds become too strong, become too intense. ठीक है, too intense. अब जब ये ज्यादा intense हो जाएंगी, they will start pushing the warm waters too far away in these regions. Now here, because of too much pushing away of the warm waters to these regions, to the western Pacific Ocean, there will again be upwelling, and this upwelling will bring enormous amount of cold waters, and that is why there we will see unusual cooling of the eastern Pacific waters. And यहाँ पे बिकॉज वॉकर सर्कुलेशन अगेन विल गेट डेवलप्ड, बहुत ही क्लोज आ जाएगा यहाँ इंडिया के, तो डाइवर्ज्ड विंड्स बहुत जल्दी इंडिया तक पहुँच जाएंगी. साथ ही साथ वी विल ऑल्सो नोटिस दैट द ट्रेड विंड्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे विल पुश द मॉनसून विंड्स मोर टूवर्ड्स इंडिया. पुश द ट्रेड विंड्स बिकम टू इंटेंस and they push the monsoon, जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, BOB branch, will be intense. Push the monsoon, Bay of Bengal branch more. ठीक है. एंड दिस इज हाउ ला नीना वर्क्स. ला नीना बहुत सारे कोल्ड विंड्स को लेके आती है. अच्छा, इस बार इस साल के लिए कहा जा रहा था कि ला नीना 60% चांसेस हैं कि नवंबर दिसंबर में डेवलप हो जाएगा. डिलेड है,
ये डेवलपमेंट, ये हमें कैसे पता चल रहा है? ला नीना अगर आ जाता, सो जो अभी स्मॉग की पूरी सिचुएशन है ना, वो नहीं हो पाती। स्मॉग का जो पूरा सिचुएशन है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ला नीना ओनली। किस तरह से स्मॉग वाली सिचुएशन हो रही है, ये देखिए, दिस इज हैपनिंग right now, the smog cloud which I was talking about. If La Nina would have developed between September to October, September, October, November, तो strong trade winds आती और ये जो पूरा pollution create हुआ है, pollution की एक चादर है, smog की एक चादर है, ये disperse हो जाती। Because of this delayed entering of La Nina to 2022 में, La Nina, because of the creation of La Nina, we saw that New Delhi had the most amazing air quality index. But this time of the year, the air becomes stagnant, specifically in northern India and in the northern subcontinent of India. And because of the stagnation of air, जो pollution create होता है due to industrial effluents, जो problems create होती है due to transport, they remain there. और वो डिस्पर्स नहीं हो पाती। विंड आती ज़रा सी ला नीना से पहले, ला नीना अगर पहले और क्रिएट हो जाता तो विंड डिस्पर्स कर देती इन्हें। तो यहाँ पे जो स्मोक की पूरी एक ब्लैंकेट बिछी हुई है, द एंटायर ब्लैंकेट दैट हैज बीन डेवलप्ड ओवर द साउथ एशियन रीजन इज बिकॉज ऑफ द डिलेड ला नीना। हाउएवर, वी आर नॉट ब्लेमिंग ला नीना। ला नीना, if it would have developed early, it would have helped us. However, this is exactly the problem of Pakistan and India both. These both countries do not take into consideration the amount of pollution they are creating. They are choking on each other's pollution, and that is why we need to take into consideration the standards that we are setting for air quality index. ठीक है? So these were the important three phases that we had to understand. El Nino Southern Oscillation is not a good thing. The El Nino of the El Nino Southern Oscillation is not a good thing. Why do I tell you? Because it will impact the entire system in a very negative way. If I have to tell you about the 1997-1998 El Nino event, it was so warm that 16% of the world's coral died. Corals died. Okay. India has also suggested that because of the increase of El Nino, the warming of the Eastern Pacific waters, drought-like conditions are becoming more prominent. Drought-like conditions, that means India has to depend upon more on irrigation facilities. Not just we have to depend upon the southwest monsoon, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा southwest monsoon पे depend करते हैं. Tropical cyclones will develop more. Tropical cyclones स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के पास, दोनों के पास। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो लगातार चलती आ रही हैं। एंड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इज अ नॉर्मल फिनोमेना, हाउएवर वी विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स टू एक्चुअली डेवलप, जब वार्मिंग हो जाती है। तो 1997-1998 में अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए 0.5 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ऊपर चला गया था टेम्परेचर। अब जनरली ये मेजरमेंट मानी जाती है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है फॉर रेगुलरली 5 months, then we will understand that El Nino is going to happen. That is why the Ocean Nino Index continuously regulates it. Ocean Nino Index ये देखती रहती है कि किस तरह से देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर, और जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा उतना ज़्यादा, बिकॉज ओशन वाटर्स बिकम वार्मर, डीलेड, एंड दे ऑल्सो कूल डाउन विथ लेटेंसी, और जितना ज़्यादा ओशन वाटर्स गर्म होता जाएगा उतना ज़्यादा सी लेवल एक्सपैंड होता जाएगा, एल नीनो सिचुएशन और बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब होता जाएगा। ऑलराइट, सो दीज वर द मैनी थिंग्स दैट वी हैड टू सी। लेट्स सी कि हमने व्हाट इज एनसो पढ़ लिया, क्या मैकेनिज्म है डेवलपमेंट का, इम्पैक्ट्स क्या है और इंडियन मानसून पे स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट करता है, वॉकर सेल क्या है, ये बहुत ज़रूरी थी पढ़नी, एटमॉस्फेरिक सेल क्या होती है। सो बाय द एंड of this class, I hope all this is clear to you, and it was a great pleasure taking this class. Please do comment in the comment section and do tell me कि कैसा लगा आपको। ठीक है, so thank you so much everyone, take care and bye bye.